हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7 से चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर देखिए, एक मानचित्र ये वाला दे रखा है, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 12वीं सदी के भूगोलवेता अल इद्रीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप को भी इसमें दिखाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? अल इद्रीसी के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, यहीं पर ही कौन सा है, एक दूसरा मानचित्र भी है, इसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। 18वीं सदी के आरंभ में गुइलाम दी लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार है ये वाला महाद्वीप। ठीक है, जो ये वाला दे रखा है। ठीक, और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र है ना, वो कुछ इसी तरीके का लगता है। ठीक, चलिए देखते हैं और इसके बारे में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको भी देख लेते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए, इसको हमने देख लिया है। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेता अल इद्रीसी ने 1154 में बनाया था, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। ठीक, यह दूसरा जो दिखाया था वो किसने बनाया था? फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था कोई। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे। ठीक है, ऊपर वाला ये वाला नीचे वाला साइड क्या होता है? दक्षिण भारत होता है। जहां पर हम आज दक्षिण भारत उस जगह पे था उत्तर भारत की तरफ, मतलब ऊपर की ओर था। ठीक, और श्रीलंका का द्वीप भी ऊपर की तरफ था, और श्रीलंका के द्वीप भी कहाँ पर है? ऊपर ऊपर की तरफ को उसने बनाया था। जबकि वर्तमान में हम कहाँ देखते हैं श्रीलंका के द्वीप को? नीचे की तरफ को देखते हैं ना, दक्षिण की साइड को देखते हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के अनुसार अगर हम देखेंगे तो नीचे की ओर को देखेंगे श्रीलंका के द्वीप को। ठीक, अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आपके पास कोई नक्शा है, मानचित्र है, तो अगर आप उसको देखोगे तो वो क्या दिखेगा आपको? नीचे की तरफ को दिखेगा। जबकि अल इद्रीसी ने ऊपर की तरफ को श्रीलंका को दर्शाया है और दक्षिण भारत को भी ऊपर उत्तर की तरफ को दर्शाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। उत्तर प्रदेश में क्या स्थित है? कन्नौज। और कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीपों के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। मैंने बताया ना इससे पहले कि जो ये वाला नक्शा दिया हुआ है ये क्या है? हमको ज़्यादा परिचित लगेगा। अगर वर्तमान में आपके पास इसी टाइप का कोई नक्शा पड़ा हो तो आप देख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक, आगे देखते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, इतिहासकार बहुत गहन अध्ययन करते हैं चीज़ों के बारे में, तब जाकर के वो चीज़ों को बता पाते हैं कि पहले क्या घटित हुई और किस तरीके से कहाँ पर किस चीज़ को दर्शाना है। ठीक है, वो बहुत गहन अध्ययन करते हैं इन चीज़ों का। आगे देखते हैं। नई और पुरानी शब्दावलियाँ। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडारण में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान को क्या भारत भी बोला जाता है, जो आधुनिक तरीके से हम देखते हैं। तो 13वीं सदी में, जबकि 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था
तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। केवल इतने ही इलाके, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित जो इलाके थे उसी को वो उसने हिंदुस्तान कहा था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो दिल्ली का सुल्तान जितने इन क्षेत्रों पर अधिकार करता था उसी को क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान कहा जाता था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृतियों का वर्णन करने के लिए किया। जबकि बाबर ने यहाँ पर किसके लिए कर दिया हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग? उपमहाद्वीप का जो भूगोल है, पशु पक्षियाँ और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करा। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। ठीक, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, है ना? विदेशी वही तो कहलाता है, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, जो अलग देश का हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसा व्यक्ति को हिंदी में परदेसी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। आगे देखते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। अब इतिहासकार कौन और उनके स्रोत क्या होते हैं उनको देखेंगे। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। अब जो ये पिछला साल लिखा हुआ है, कहने का मतलब पिछली कक्षा में, जो मतलब इससे पहले जो 6th क्लास की मैं चीज़ें करा चुका हूँ, वहाँ पर आपने देखा था ना, गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में हमने क्या करा था, पढ़ा था ना। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब मध्यकालीन भारत के बारे में हम इस पुस्तक में पढ़ने वाले हैं। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। तो इनका उपयोग क्या होता है, इनके लिए कठिन होता है, क्योंकि सब चीज़ें क्या करना है, उनको गहन अध्ययन करना है उन चीज़ों का, है ना। उसके बाद सारी चीज़ें एक क्रम से लगानी है। ठीक, तो प्राचीन काल में क्या होता था, केवल और केवल अभिलेखों पर निर्भर रहते थे, जहाँ पर अवशेषों का मिलना, है ना, और केवल और किसका, इंस्क्रिप्शंस जो होते थे, है ना, अभिलेख जो होते थे उनका मिलना, कुछ पांडुलिपियों का मिल जाना। लेकिन अब क्या होने लगा, अब पांडुलिपियों के साथ साथ बहुत सारे दस्तावेज थे जो लिखे जाने लगे। लिखित सामग्री बहुत ज़्यादा रूप से बढ़ गई मध्यकालीन भारत में। तो इसलिए इतिहासकारों के लिए ये चीज़ें आसान हो गई कि उस वक्त क्या हुआ होगा। ठीक है, लेकिन इसका गहन अध्ययन करने के लिए उन्हें बहुत कठिनाई होती थी। ठीक, अब यहाँ पर अभिलेखागार दिया हुआ है। अभिलेखागार क्या होता है, ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं
जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। वही क्या कहलाता है, हमारा अभिलेखागार कहलाता है। आगे देखते हैं, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। ठीक है, अब क्या होता था कि वो कभी भी छपाई नहीं होती थी। जैसे आपकी ये बुक है, ठीक है, इसकी क्या होती है, ये छापे खाने में जाती है और छपाई करके आ जाती है। चाहे आप सैकड़ों निकालना चाहो, हजारों निकालना चाहो, कितने ही आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कितनी ही बुक निकाल सकते हो। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, जो नकल करने वाले लोग होते थे, मतलब एक बुक को देख करके दूसरी बुक लिखना, तो उसी तरीके से क्या बनाई जाती थी, प्रतिकृति बनाई जाती थी। ठीक, अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, तो देखिए यहाँ पर कितना सही एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक, तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपि बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। अब एक एक शब्द, एक एक वाक्य बदलता रहा इतने सालों में, तो वो क्या हुआ, प्रतिलिपियां भी क्या हो गई, अलग अलग बन गई। ठीक है, इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो सोचिए कितना बड़ा कार्य है कि एक ही प्रतिलिपियां हैं और अलग अलग इतिहास, अलग अलग लोगों ने क्या करा, उसको लिखा, तो उन सभी को एकजुट होकर के पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी किताबें जितनी भी है ना। यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। तो दो तरीके की लिपियां दे रखी है, सिकस्त लिपि और आपकी नस्तलिक लिपि दे रखी है। ठीक, नस्तलिक लिपि बाईं ओर लिखी जाएगी और सिकस्त लिपि दाईं ओर लिखी जाएगी। सिकस्त लिपि ऐसे दाईं ओर की लिखी जाएगी और जो नस्तलिक लिपि है वो बाईं ओर को लिखी जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांतों में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्रों, बारूद वाले हथियार जो होते थे का इस्तेमाल हुआ। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी या और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो ये परिवर्तन हो रहे थे वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, वो सभी चीज़ों में क्या आ रहा था, परिवर्तन आ रहा था। ठीक है, इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत ही बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत।
जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। ठीक है, इस तरीके से क्या हुए, परिवर्तन हुए। इस पूरे काल के दौरान, चलिए इसको पढ़ने से पहले यहां पर ये देख लेते हैं पर्यावास। पर्यावास क्या है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। ठीक है, पर्यावरण और वहां के रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से। ठीक है, क्या किसका मतलब? पर्यावास, पर्यावरण में वास करना। ठीक, और वहाँ की सामाजिक और आर्थिक उसकी जीवन शैली है। जहाँ पर वो रहेगा तो सामाजिक समाज के अंतर्गत रहेगा ना, है कि नहीं? और जीवन यापन करने के लिए कुछ कमाना भी पड़ेगा उसको, तो इसलिए सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से मतलब होता है पर्यावास का। ठीक, इस पूरे, आगे देखते हैं, इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तनों के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। तो देखिए आप, सामाजिक तौर पे भी क्या आने लग गए, परिवर्तन आने लग गए, जो यहाँ पर बताई गई है बातें। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। ठीक, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। ठीक, आगे देखते हैं क्षेत्र और साम्राज्य। चोल अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक अध्याय 3 में पढ़ेंगे इनके बारे में, मुगल अध्याय 4 में पढ़ेंगे इनके बारे में। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कब से कब तक शासन करा इन्होंने? 1266 से लेकर के 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखिए, मैं उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। बिल्कुल मानेंगी, क्योंकि प्रशस्ति का मतलब क्या होता था? उनकी प्रशंसा में लिखा हुआ। तो जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि उसने सारी चीज़ों को अफगानिस्तान से लेकर के नीचे दक्षिण भारत तक की जगहों पर क्या करी थी, विजय पताका फहराई थी, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, एक प्रशंसा के रूप में लिख दिया होगा कवि ने। ठीक है, साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर भाषा तथा क्षेत्र दिया हुआ है। सन 1318 में कवि अमीर खिसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है।
सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में क्या बोली जाती है? द्वार समुद्री बोली जाती है। तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महबारी तमिलनाडु में, गैड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। ये पहले भी मैं 6th क्लास में आपको बता चुका हूँ। संस्कृत जो होती थी वो ब्राह्मण या पुरोहित ही क्या करता था? जानता था और उसी में ही अपने उपदेश देता था, जबकि आम जनता प्राकृत भाषा को बोलती थी, जो कि एक आम बोलचाल की भाषा थी। ठीक है, प्राकृत या फिर पाली। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नाम की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न हैं उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृत विशेषता स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थीं। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। जब यह आएगा तो तब देखेंगे। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले? 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच 1000 वर्षों के में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। अब देखते हैं पुराने और नए धर्म को। उससे पहले यहाँ पर एक संरक्षक दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उसे ही हम क्या कहते हैं? संरक्षक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। जिस हिंदू धर्म को आज हम मानते हैं उसमें भी कई सारे परिवर्तन इसी युग में क्या हुए? मध्यकालीन समाज में क्या हुए थे? बदले थे। ठीक, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। जो राजा होते थे वो क्या करते थे? इनका संरक्षण करके रखते थे, मतलब इनको ऐसी फैसिलिटी देते होंगे जो अन्य लोगों को नहीं मिल पाती होगी। ठीक है, तो क्या हुआ? इनका दबदबा और ज़्यादा बढ़ने लग गया क्योंकि राजा का संरक्षक इनको क्या हो गया था? प्राप्त हो गया था। आगे देखते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी, जहां पर हम देवी देवताओं और
किसके बारे में? भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यही वो युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप के नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसमें विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमाओं को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ठीक है, जो इस्लामी न्याय सिद्धांत थे कौन कौन से? हनफी और शफी। ठीक है, इनमें भी क्या रही? इनकी परंपराओं में भी बहुत ज़्यादा अंतर थे देखने को मिलते हैं। धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, ऐसे इन्होंने क्या कर दिया था? डिवाइड करा था। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। किसने? अंग्रेज इतिहासकारों ने। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती थी। ठीक है, जो संस्कृति में बदलाव आए, समाज में बदलाव आए, अर्थव्यवस्था में बदलाव आए, इसकी क्या कर देते थे? जो अंग्रेज इतिहासकारों ने जो डिवाइड करा ना, तो इसकी क्या होती थी? उपेक्षा हो जाती थी। ठीक, जो परिवर्तन आए थे। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे, कहने पिछले साल जो भी यहाँ पर आ रहा है उसका मतलब कि आपने जो 6th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, 6th क्लास की NCERT जो मैंने इतिहास पढ़ाया था उसमें जो पढ़ा है, ठीक है, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास मतलब कि 7th क्लास की जो इतिहास को हम अब पढ़ रहे हैं उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। ठीक, इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। आगे देखते हैं। भारत के इतिहास कहने का मतलब कि हमने जो 6th क्लास में पढ़ा वो प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा, और जब हम 7th क्लास में पढ़ रहे हैं तो मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। जबकि अंग्रेज इतिहासकारों ने किस में बांट दिया था उसको? जैसे दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज, इन्हीं चीज़ों में क्या कर दिया था? बांट दिया था। ठीक, तो इससे क्या होता था? सामाजिक और आर्थिक रूप से उपेक्षा हो जाती थी, जो परिवर्तन हुए थे। ठीक, भारत, आगे देखते हैं। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था।
क्या हुआ था, परिवर्तन हुए थे, काफ़ी परिवर्तन हुए थे। इन हजार वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीपों के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, जो जो परिवर्तन हुए, ठीक है, उनको नोट डाउन करते हुए चलना है। और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष की, मतलब पिछली क्लास में जो 6th क्लास में पढ़ी थी उन बातों से करने की कोशिश करें, तभी आपकी इतिहास में क्या होगी, समझ बढ़ पाएगी। तो यहाँ की तुलना जो होगी वो वहाँ से करोगे तो क्या होगा, आपको परिवर्तन साफ तौर पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। तो पहले से क्या बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, है ना। सबसे पहले हम एग्जांपल यही देख लेते हैं कि क्या चीज़ बदल गई, कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम बदल गया ना। पहले क्या होती थी, चिट्ठियाँ होती थी, अब क्या हो गए हैं, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, है ना। ऐसी मुद्रित माध्यम, जो कि पहले प्रतिलिपियां हाथों से लिखी जाती थी, अब छापे खाने में छापी जाती हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं। ठीक है, कृषि में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है ना। पहले हाथों से खुदाई करी जाती थी खेतों की, फिर उसके बाद बैलों और हलों के फाल से करी जाने लगी, है ना। फिर अब क्या आने लग गए हैं, ट्रैक्टर आने लग गए हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है और क्या होते जा रहे हैं, परिवर्तन होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने इस चैप्टर में इसी बारे में पढ़ा कि हजारों वर्षों में जो भी परिवर्तन हुए थे उन्हीं की हमने इस चैप्टर में क्या करी थी, पड़ताल की थी। तो ये चैप्टर आज यहीं पर ही समाप्त होता है। आई होप आपको ये सभी परिवर्तन समझ में आए होंगे, अर्थात आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और इसको नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले अध्याय में एक अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।